यान वेई कहते हैं, यंग मैडम, तुम्हें कितना कष्ट हुआ होगा। यान वेई, जू यूई मानसिक रूप से चिल्लाती है। फिर वह बहुत तेजी से समझती है, उसके दिमाग में एक प्रतीकात्मक प्रकाश बल्ब बुझ रहा है। आंटी वान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह पूछती है। ये कुछ गर्म कपड़े हैं जिन्हें युवा मास्टर ने मुझसे तुम्हारे लिए लाने को कहा था, यान वेई कहते हैं, जू यूई को बार के माध्यम से कपड़ों का बंडल सौंपते हुए, ताकि तुम्हें ठंड न लगे। फिर यान वेई जू यूई को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखता है। आप इतनी बीमार क्यों दिख रही हैं, यंग मैडम? क्या ये फिर से आपका जठ रसोत है? एक पल के बाद जू यूई को संदेश मिलता है। वह अचानक उलझ जाती है, कराहती है और अपना पेट पकड़ लेती है। यंग मैडम, क्या आप ठीक हैं? यान वेई स्पष्ट चिंता के साथ पूछते हैं। क्या चल रहा है? पुलिस अधिकारी तेजी से आगे बढ़ते हुए पूछता है। यान वेई ने उसे बताया, यंग मैडम को गैस्ट्राइटिस का दौरा पड़ रहा है। क्या आप कृपया हमारे लिए एक कप गर्म पानी ला सकते हैं? पुलिस अधिकारी अपनी जीभ चटकाता है। तस, कितना कष्टप्रद है। यहाँ इंतजार करें। यान वेई उसके जाते हुए देखता है। वह चला गया। वह विस्तार से कहती है, यान वेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जू यूई पूछता है। यान वेई उससे कहती है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? जू यूई अनुपालन करता है। वह रात, वह शुरू करती है। बाद में एक संक्षिप्त टाइम स्किप। यान वेई कहते हैं, मैं देख रहा हूँ। जू यूई कहते हैं, मुझे लगता है कि चू हुईजी और चेन शुआंगचेन के बीच कुछ चल रहा होगा। मेरे बाथरूम में जाने से पहले उसने मुझसे बात की और ऐसा लगा कि उसकी मुझ पर कुछ अनुचित योजनाएं थीं। और बाथरूम अपराध स्थल के बहुत करीब था। मैं जांच करूंगा, यान वेई कहते हैं। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई आ रहा है, यान वेई कहते हैं। जब तक पुलिस अधिकारी हाथ में मग लेकर वापस आता है, जू यूई फिर से अपना पेट पकड़कर फर्श पर लेटी हुई होती है। यंग मैडम, यान वेई स्पष्ट संकट में चिल्लाती है। यहाँ गर्म पानी। पुलिस अधिकारी यान वेई पर मग फेंकते हुए कहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। एक यान वेई इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं। फिर से सलाखों के माध्यम से पहुंचते हुए उसने मग को जू यूई के होठों की ओर झुका दिया। सावधान रहें, गर्मी है। जैसे ही जू यूई मग से छोटे घूंट पीती है, यान वेई पूछती है, क्या आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, जू यूई कहती है। उसका हाथ यान वेई के हाथ और मग दोनों के चारों ओर लिपटा हुआ है। कृपया मेरे बारे में चिंता न करें, यान वेई कहते हैं। कृपया अपना ख्याल रखना सुनिश्चित करें। मुझे विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी। पुलिस अधिकारी यान वेई पर मंडरा रहा है। ठीक है, वह कहते हैं। चूंकि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें अभी जाना होगा। जैसे ही यान वेई पुलिस अधिकारी के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलती है, वह पीछे मुड़कर जू यूई की ओर देखती है। मेरा इंतजार करना। जू यूई निःशब्द होकर उसकी ओर देखती है। एक गली में यान वेई ने अपना भेष बदल दिया, विग उतार दी और बुढ़ापे का मेकअप मिटा दिया। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि चू हुईजी के बीच किस तरह के रिश्ते थे, तो वह खुद से कहती है, मुझे उसके घर जाना होगा। और इसलिए सुबह 3 बजे हम यान वेई को चू हुईजी के घर की बालकनी पर थिरकते हुए पाते हैं। वह शानदार ढंग से उतरती है, ... और एक हल्के क्लिक के साथ खुद को रस्सी से अलग कर लेती है। तभी उसे कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वह जल्दी से खुद को दीवार के सहारे खड़ा कर लेती है। क्या वह मशाल थी? उसे ताजुब हुआ। अंदर कोई है। वह घर के अंदर से हिलने डुलने और खुरचने की आवाज़ें सुन सकती है। ऐसा लगता है कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ये चेन शुआंगचेंग हो सकता है, जो सबूतों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है? वह अपने टूल बेल्ट में पहुंचती है और एक लंबा बारीक तार निकालती है। मैं उसे कुछ भी छीनने नहीं दे सकता। एक और क्लिक के साथ वह बालकनी के दरवाजे का ताला सफलतापूर्वक खोल लेती है। वह उसे एक दरार खोलती है और अंदर झांकती है। मैं कोई हलचल नहीं देख सकता। एक धमाके के साथ वह दरवाज़ा खोलती है और अंदर घुस जाती है। कमरा खाली है। क्या वे भाग गए? जैसे ही वह कमरे में आगे बढ़ती है, कोई चीज़ उसकी नज़र में आ जाती है और वह रुक जाती है। दराज के एक संदूक पर चू हुईजी और चेन शुआंगचेन की 3 तस्वीरें हैं, जो काफ़ी अंतरंग मुद्रा में हैं। यान वेई उन्हें उठाता है। ये तस्वीरें आज भी यही हैं। क्या घुसपैठिया कोई साधारण चोर हो सकता है? वह अपने साथ एक तस्वीर ले जाती है। बस यही काफ़ी होना चाहिए। मैं बाकी सब पुलिस पर छोड़ दूंगा। एक छायादार आकृति उसे बाहर से देखती है। अगली सुबह
चेन योन तस्वीर लहराते हुए उत्साह से जियांग बिन के कार्यालय में पहुंचता है। मालिक, आज सुबह जब हम सबूतों की जांच कर रहे थे तो हमें ये चू हुईजी के पास में मिला। जियांग बिन तस्वीर लेता है। तुमने इसे कल क्यों नहीं देखा? चेन योन बताते हैं, कल हमारा ध्यान जादू टोने वाली गुड़िया और लाल डोरे पर था। थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बताते हैं, हमने पस के डिब्बों की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की। जियांग बिन ने आदेश दिया, चू हुईजी के घर की तलाशी के लिए तुरंत एक टीम भेजें और पूछताछ के लिए चेन शुआंग चेन को लाओ। हाँ, चेन योन फिर से कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, सीएन, खून, छुरा घोंपना, मौत, नशीली दवाएं देना, अपहरण। जियांग बिन चू हुईजी और चेन शुआंग चेन की तस्वीर पर विचार कर रहा है। उनका मानना है कि यदि चू हुईजी और चेन शुआंग चेन उस तरह के रिश्ते में थे, लेकिन इसे लोगों की नज़रों से दूर रख रहे थे, तो संभावना है कि चेन शुआंग चेन ही वह व्यक्ति थे जो इसे गुप्त रखना चाहते थे। वह कल्पना करता है कि उस घातक रात में क्या हुआ होगा। शायद चू हुईजी ने चेन शुआंग चेन को गलियारे में जू युई से बातचीत करते हुए देखा था। वह चेन शुआंग चेन के साथ झगड़ा कर सकती थी, शायद उसे धमकी भी दे सकती थी, और चेन शुआंग चेन गुस्से में आकर उसे मार भी सकता था। जियांग बिन को एहसास है कि अगर जू युई ने जो कहा वह सच है, तो चेन शुआंग चेन सबसे संभावित संदिग्ध है। अद्यतन चेन योन जियांग बिन के कार्यालय में दौड़ते हुए चिल्लाया। उसके हाथ में तस्वीरों का ढेर है जिनमें चू हुईजी और चेन शुआंग चेन एक साथ दिख रहे हैं। हमें ये चू हुईजी के घर पर मिले। जियांग बिन तस्वीरें लेता है। चेन शुआंग चेन के बारे में क्या? चेन योन गंभीरता से कहते हैं, चेन शुआंग चेन गायब हो गया है। गायब हुआ? जियांग बिन कहते हैं, वह न्याय से भाग रहा है। तुरंत गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करें। चेन शुआंग चेन एक वांछित व्यक्ति है। हाँ, चेन योन कहते हैं। जासूस जियांग। बाहर से आवाज आती है, मिस्टर झो। जियांग बिन उत्तर देता है। झो हेंग ने जियांग बिन के कार्यालय में कदम रखा। वह कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें असली कातिल मिल गया है। मुझे यकीन है कि अब आप मेरी पत्नी को जाने दे सकते हैं। जियांग बिन कहते हैं, मिस्टर झो, आप बहुत अच्छे जानकार हैं। झो हेंग कहते हैं, आइए इधर उधर घूमना बंद करें। कल तुम्हें उसे ले जाने की इजाजत देकर मैं पहले से ही तुम पर एहसान कर रहा था। जियांग बिन कहते हैं, हालांकि अब उसके संदिग्ध होने की संभावना कम है। हम अभी भी उसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। झो हेंग कहते हैं, जासूस जियांग, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जब तक आप झो परिवार से पूरी तरह अलग नहीं होना चाहते, उद्धरण ... आपको समझना चाहिए कि आपके सर्वोत्तम हित कहाँ हैं। जियांग बिन एक पल के लिए रुका। अंत में वह कहते हैं, मैं उसकी रिहाई का आदेश दे सकता हूँ, लेकिन आपको ये गारंटी देनी होगी कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, हम किसी भी समय उस तक पहुंच सकेंगे। आप इसके बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। झो हेंग उससे कहता है। एक पुलिस अधिकारी जू युई के सेल का ताला खोलता है। जू युई, तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ कोई है, वह उससे कहता है। आप जाने के लिए स्वतंत्र है। यान वेई को मुझे दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल गए। जू युई मुस्कुराते हुए सोचती है, क्या वह मुझसे मिलने यहाँ है? लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो उसे झो हेंग दिखाई देती है। युई, उनका फोन आता है। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। आप, ऐसा कैसे हो सकता है? जू युई मान करती है। मेरे अलावा दुनिया में तुम्हें और कौन बचा सकता था? झो हेंग पूछता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जू युई दूर जाते हुए कहती है। तुम्हें जाना चाहिए। झो हेंग ने उसकी कलाई पकड़ ली। युई, जो भी है, तुम मेरे साथ घर आने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? जू युई ने अपना हाथ खींच लिया। माफ करें, मुझे कुछ और करना है, वह उससे कहती है और चलती रहती है। जब झो हेंग उसे दूर जाते हुए देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति उदास हो जाती है। जू युई दूसरी सड़क पर चलती है। क्या सचमुच झो हेंग ने मुझे बचाया था? उसे ताज्जुब हुआ। यदि ऐसा है तो यान वेई का क्या हुआ? एक छायादार आकृति उसके पीछे से निकलती है। ... और उसके चेहरे पर एक निस्संदेह क्लोरोफॉर्म रुमाल थपथपाता है। जू युई तेजी से होश खो बैठी, उसकी आंखें बंद हो गईं। इस बीच यान वेई भी पुलिस स्टेशन जा रही है। पुलिस को आज जू युई को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनके हाथ वह सबूत लग गया है। फिर वह देखती है कि जू युई को एक कार में बिठाया जा रहा है। जू युई, वह अंदर से चिल्लाती है। वह जाती हुई कार के पीछे दौड़ती है। ... लेकिन ये जल्द ही उसे पीछे छोड़ देता है। यान वेई सांस लेने के लिए हौंफते हुए लड़खड़ा कर रुक जाता है।
वह झोऊ हेन की कार नहीं है, उसने नोट किया, और यह झोऊ हवेली की ओर नहीं जा रही है। ये कौन हो सकता है? जू यूई एक अजीब कमरे में एक अजीब बिस्तर पर जागती है। सूट पहने एक आदमी उस पर नजर रख रहा है। मिस जू, आप जाग रही हैं? वह पूछता है। जू यूई बैठ जाती है। तुम हो? हान जिनवे, निदेशक झोऊ के सचिव, आदमी जवाब देता है। मेरे ससुर के सचिव? जू यूई को आश्चर्य होता है। वह जोर से पूछती है, ये कौन सी जगह है? हान जिनवे कहते हैं, ये परिवहन विभाग का एक गुप्त कमरा है। गुप्त कमरे? जू यूई चिल्लाती है। फिर उसे अपने अपहरण की याद आती है। इसका अर्थ क्या है? वह मांग करती है। हान जिनवे कहते हैं, निर्देशक जानते हैं कि आप किस कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। उन्होंने आपके लिए अगले कुछ दिनों तक यही शांति से आराम करने की व्यवस्था की है। जू यूई अपने जूते पहनते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन हान जिनवे उसका रास्ता रोक देती है। मुझे क्षमा करें, मिस जू। जब तक निदेशक इसकी अनुमति नहीं देता, आपको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। आप क्या चाहते हैं? जू यूई पूछता है। कृपया अपना दिमाग शांत रखें, मिस जू, हान जिनवे ने उससे कहा। जब तक आप वही करते हैं जो निर्देशक आपसे कहता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे झोऊ परिवार मुझे घर में नजरबंद कर रहा है, जू यूई सोचती है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जू यूई पूछती है। आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, मिस जू, हान जिनवे ने उससे कहा। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? जू यूई को आश्चर्य होता है। हान जिनवे ने उसे एक पांडुलिपि सौंपी। यह आपकी नई किताब है, रेन आफ्टर ए लॉन्ग ड्राउट। इसे देखें और इसकी सामग्री से खुद को परिचित करें। जू यूई पांडुलिपि लेती है। मेरी नई किताब, लेकिन मैंने कभी लंबे सूखे के बाद वर्षा नाम से कुछ नहीं लिखा। मुझे पता है, हान जिनवे कहते हैं। हमने ये पांडुलिपि आपके लिए खरीदी है। ये पुस्तक किसी विवाद का कारण नहीं बनेगी, आप उसको पर निश्चिंत हो सकते हैं। हमने पुस्तक के प्रमुख खंडों में भी संशोधन किया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जू यूई पूछता है। हान जिनवे ने उससे कहा, आप हाल ही में बहुत सारे घोटालों में शामिल रही हैं। अगर आपको अपनी प्रतिष्ठा सुधारनी है तो जनता को आपके बारे में कुछ सकारात्मक सुनना होगा। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हम साथ ही कुछ अन्य सेलिब्रिटीज के राज भी प्रेस में लीक करेंगे। जू यूई प्रभावित नहीं है। वह कहती हैं, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। मैं हत्यारा नहीं हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हान जिनवे कहते हैं, किसी को परवाह नहीं है। और इसके अलावा निर्देशक यही चाहता है। जू यूई उसे निशब्दता से देखती है। फिर वह पांडुलिपि को पलटना शुरू करती है। वह भयभीत होकर शुरू करती है और फिर पांडुलिपि को फर्श पर फेंक देती है। यहाँ लिखी हर बात झूठी है। मैंने क्योटो विश्वविद्यालय में कब अध्ययन किया? वह आगे कहती है, मेरी माँ एक ऐसी शख्स थी जिन्हें गाने में मजा आता था। वह कब से एक देशी गायिका थी। मेरे दादाजी हमारे गांव में पशु चिकित्सक थे, किसी जर्मन अस्पताल में सर्जरी के प्रोफेसर नहीं। वह गुस्से से चिल्लाती है। और जहां तक मेरी और झोऊ हेन की बात है, वह आगे कहती हैं, काफी समय हो गया जब हम उतने प्रेमपूर्ण थे जैसा कि यह पुस्तक दावा करती है। हान जिनवे पांडुलिपि लेने के लिए झुके। आपने क्योटो विश्वविद्यालय से स्नातक किया। सबूत के तौर पर हमारे पास साहित्य महाविद्यालय के डीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र है। आपकी नई पुस्तक की प्रस्तावना आपके डेस्कमेट श्री जस्टो द्वारा लिखी गई थी। आपके गांव का मुखिया आपकी मां के लिए प्रतिज्ञा करने को तैयार है और आपके दादा की प्रोफेसरशिप संबंधित संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रमाणित होती है। वह उससे कहता है, जब तक तुम ये सब याद कर लेती हो, तब ये सब सच हो जाएगा। वह उसके करीब झुकता है और कहता है, खासकर जहां आपका और युवा मास्टर का संबंध है। आप सभी पागल हो गए हैं, जू यूई कहते हैं। ये बेतुका है। हान जिनवे ने दरवाजा खोला। मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही पुस्तक से परिचित हो जाएंगे और जो भाषण आपको देना है उसका पूर्वाभ्यास कर लेंगे। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी ही जल्दी आप ताजी हवा प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको इन कुछ दिनों में किसी चीज की जरूरत है, तो बस दरवाजे के बगल वाली रस्सी खींच लें। रुकना, जू यूई बिस्तर से उठते हुए कहता है, लेकिन हान जिनवे केवल बैंग के साथ उसके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। जू यूई ने दरवाजे के हैंडल की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि दरवाजा बाहर से बंद है, इसलिए उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है।
मुझे बाहर निकालो। वह बार बार दरवाजा पीटते हुए रोती है। उसके तुरंत बाद उसे एक बूम सुनाई देता है बाहर से। वह सोचती है कि इस गुप्त कमरे का दरवाजा असामान्य रूप से भारी है और यह संभवतः ध्वनिरोधी उद्देश्यों के लिए चमड़े से भी अछूता है। अभी के शोर को देखते हुए इस दरवाजे के पार एक और दरवाजा होना चाहिए ताकि कोई भी बाहर से मेरी बात न सुन सके। चूंकि मैं एक झटके से सफल नहीं हो सकती, वह सोचती है, एक अनावश्यक संघर्ष केवल मेरे लिए और अधिक परेशानी लाएगा। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं शांत दिमाग रखूं और ऐसी रणनीति बनाऊं जो इसे हमेशा के लिए हल कर दे। इस बीच यान वेई सड़कों पर चल रही है। उस कार का कोई निशान ढूंढ रही है जो जुयुई को ले गई थी। वह एक सड़क पर रुकती है जो बैरल और एक गाड़ी से अवरुद्ध है। वह सोचती है कि कार के जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये भी सही सड़क नहीं है, मैं इसे आजमाऊंगा। वह एक अलग सड़क पर चलती है। वह खुद से कहती है, ये संभवतः आखिरी सड़क है। अगर मैं यहाँ उस कार को नहीं देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह या तो गोल गोल घूम रही थी या वह शंघाई छोड़ चुकी है। इसी समय वह एक मायावी कार को अपनी ओर बढ़ती हुई देखती है। यह अंततः यहाँ है, वह सोचती है और उसकी ओर दौड़ती है। कार जोर से रुकती है और हान जिनवेई बाहर आते हैं। क्या आप ठीक हैं, मिस? वह पूछता है। यान वेई ने परिवहन विभाग के निदेशक झोऊ को देखने के लिए कार की पिछली सीट पर झांका। हान जिनवेई ने उसकी कलाई पकड़ ली। यदि आप किसी दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें, परिवहन विभाग के निदेशक झोऊ की कार को अपने लक्ष्य के रूप में चुनना आपके लिए सबसे मूर्खतापूर्ण होगा। परिवहन विभाग के निदेशक झोऊ, क्या वह जुयुई का ससुर नहीं है? यान वेई को आश्चर्य होता है। वह देखती है कि हान जिनवेई कार में वापस आता है और दरवाजा पटक देता है। जुयुई कार में नहीं है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही कार की गति बढ़ती है, यान वेई उस स्थान की ओर भागती है जहां से वह आई थी। परिवहन विभाग सबसे आगे है। अब जब जुयुई ने झोऊ हिंग को तलाक देने का मन बना लिया है तो झोऊ परिवार शायद जुयुई को अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके अपना चेहरा बचाना चाहेगा। वह परिवहन विभाग के सामने रुकती है, तो ये बहुत संभव है कि जुयुई अभी भी परिवहन विभाग में हो। वह भीड़ भरी सड़क पर चारों ओर देखती है। ये कार्य दिवस का अंत है, इसलिए आसपास बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल मैं चीजों पर नजर रखूंगा। एक बार रात हो जाए, मैं इसकी तह तक पहुंच सकूंगा। रात का समय है और शहर में बारिश हो रही है। यान वेई ने फिर से परिवहन विभाग की ओर देखा। हर कोई चला गया है, लेकिन उस कमरे में अभी भी रोशनी है। जरूर कुछ गड़बड़ चल रही होगी और इसलिए यान वेई एक जल निकासी पाइप को हिलाता है। डॉट 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 और रोशनी वाली खिड़की के ठीक बाहर एक कगार पर समाप्त होता है। अंदर एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। पत्नी, मैं अन्य महिलाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूँ? वह पूछता है। मैं सचमुच एक गुप्त मिशन पर हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह एक गुप्त मिशन है। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, रो मत। मैं कुछ दिनों में घर आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। क्या ये ठीक है? वह बड़बड़ाते हुए फोन रख देता है। महिलाएं बहुत परेशान करने वाली होती हैं, चाहे वे यहीं हो या घर पर हों। वह लैंप बंद कर देता है और सोफे पर लेट जाता है, फिर भी बड़बड़ाता रहता है। न केवल मुझे ऑफिस में सोना पड़ता है, बल्कि बेवकूफ़ बनाने के लिए मुझे डांटा भी जाता है। क्या उसने सिर्फ वही जो यही है कहा था? क्या वह जुयुई हो सकता है? यान वेई को आश्चर्य होता है, लेकिन मुझे कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? उन्होंने उसके साथ क्या किया है? उसने जुयुई को चोट लगी और पीटा हुआ, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ चित्रित किया है। यान वेई ने अपनी जेब से एक लंबा काला कपड़ा निकाला और उसे अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से पर बांध लिया। यदि तुमने यही किया है तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। जैसे ही बारिश जारी रहती है, यान वेई तार के एक टुकड़े से खिड़की की कुंडी खोल देती है। वह खिड़की से छलांग लगाती है, स्टाइलिश तरीके से उतरती है। डॉट 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 और कमरे की रखवाली करने वाला आदमी सोफे से उठ खड़ा होता है। वहां कौन जाएगा? वह मांग करता है। यान वेई ने उसके सिर पर लात मारी और वह एक कोने में बेहोश होकर गिर पड़ा। यान वेई लैंप चालू करता है और अन्यथा खाली कमरे के चारों ओर देखता है। जुयुई यहाँ क्यों नहीं है? उसे ताजुब हुआ, वह कैसे संभव है? वह बेहोश गार्ड की ओर देखती है। मैंने निश्चित रूप से कुछ ही मिनट पहले उसे वह महिला यही कहते हुए सुना था। फिर वह किताबों की अलमारी की ओर देखती है। इंतजार,
इस कमरे की लंबाई, यह बाहर से दिखने की तुलना में बहुत छोटा है। क्या किताबों की अलमारी के पीछे कोई कमरा छिपा हो सकता है? यान वेई ने किताबों की अलमारी की सावधानीपूर्वक जांच की। एक शेल्फ पर एक फूलदान है जो किताबों की अलमारी पर ही लगा हुआ लगता है। वह आश्चर्यचकित है, इसे हिलाने में असमर्थ है। यान वेई फूलदान को घुमाने में सफल हो जाता है और किताबों की अलमारी के दो हिस्से एक दरवाजे को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने उम्मीद की, वह तार के टुकड़े से ताला खोलती है। दरवाजे की दूसरी ओर जू युई टर्निंग हैंडल को सावधानी से देखती है। इस समय यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खुलता है और जू युई घुसपैठिए पर दौड़ती है। उसके सामने एक हथियार की तरह कलम फैला हुआ है। घुसपैठिया निश्चित रूप से यान वेई है, जो जू युई को कलाई से पकड़ लेता है। जू युई, यह मैं हूँ, वह चिल्लाती है। यान वेई, जू युई आश्चर्य और कृतज्ञता से उसकी ओर देखती है। आपने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? यान वेई कहते हैं, मैंने तुम्हें अपहरण होते देखा, इसलिए। तो फिर तुम पहले मुझे ढूंढने पुलिस स्टेशन गए थे? जू युई कहते हैं, तुम्हें वह सबूत भी मिल गया जिससे मेरा संदेह दूर हो गया, है ना? मम्मा, यान वेई उसे एकटक देखते हुए सहमति व्यक्त करती है। जू युई ने यान वेई के चारों ओर अपनी बाहें फेंक दी। धन्यवाद, यान वेई, वह बड़बड़ाती है। एक शब्दहीन क्षण के बाद यान वेई धीरे धीरे जू युई की पीठ पर हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ता है। जू युई अचानक पीछे हट जाती है। बाहर गार्ड है और दरवाजा बंद है। तुम अंदर कैसे आए? यान वेई शुरू होती है। वह उन सभी कामों को याद करती है जो उसने गुप्त कमरे में जाने के लिए किए थे, नाली के पाइप पर चढ़ना, खिड़की से अंदर कूदना, ताला तोड़ना। मैं उसे ये सब कैसे समझाऊं? यान वेई खांसती है। वह कहती है, यह एक लंबी कहानी है, तुम्हें अब मेरे साथ आना होगा, मैं बाद में समझाऊंगा। वह जू युई का हाथ पकड़ती है और उसे गुप्त कमरे से बाहर ले जाती है। जू युई बेहोश गार्ड को देखकर चौंक गई। वह यान वेई को ध्यानपूर्वक देखती है। यान वेई, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वह कहती है। क्यों नहीं? यान वेई पूछता है। जू युई कहते हैं, अगर मैं इस तरह चला जाऊंगा तो इससे कुछ हल नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए केवल बोझ बन जाऊंगा। यान वेई कहते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। जू युई बताते हैं, यान वेई, देखने में लगता है कि झोउ परिवार को उनके लिए ये दिखावटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए मेरी जरूरत है। मुझे यकीन है कि वे इससे पहले मुझे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन यान वेई शुरू होती है। जू युई कहते हैं, मुझे समझाने दीजिए, मैंने पहले ही इसे हमेशा के लिए हल करने का एक तरीका सोच लिया है। वह यान वेई के कान में अपनी योजना फुसफुसाती है। मुझ पर विश्वास करो, उसने निष्कर्ष निकाला। सब ठीक है, यान वेई हकलाते हुए कहते हैं। जू युई बेहोश गार्ड के पास जाता है, उसके कपड़ों को चीरता है और उसका बटुआ ढूंढता है। इसे अपने साथ ले जाओ, वह गार्ड के बटुए से नकदी की एक गड्डी सौंपते हुए यान वेई से कहती है। संदेह को मोड़ने के लिए? हाँ, यान वेई कहते हैं। जू युई वापस गुप्त कमरे में जाने के लिए मुड़ती है। दरवाजा बंद करना याद रखें, वह यान वेई से कहती है। वह आगे कहती है, मेरे घर आने का इंतजार करो। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और किताबों की अलमारी गड़गड़ाहट के साथ दरवाजे के ऊपर बंद हो जाती है।